नमस्कार मेरे भाइयों। इस वीडियो के साथ तुम अपनी 20 डेज प्लेज की जर्नी शुरू कर रहे हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने आया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना या फिर कमेंट सेक्शन चेक करना मत भूलना। यू विल गेट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं इस 20 डेज प्लेज को ध्यान में रखते हुए और तुम्हारे टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड अनाउंसमेंट है, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अलोंग विद द नोट्स तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां तुम एनरोल करा सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल 100%। ये क्या है? ये एक वर्कशॉप है जो हर एग्जाम से पहले एक रात पहले मैं कंडक्ट कराऊंगा। 3 एग्जाम्स इसमें मैं कवर करूंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। यानी इनके एग्जाम से जस्ट एक रात पहले मैं तुम्हारे साथ 3 घंटे बैठूंगा, एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा। तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि बाबा जी इतने छोटे चैप्टर को भी 2 पार्ट में क्यों किया। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है भाइयों, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। द थिंग इज, जो मैंने इससे पहले पोर्शन में करवाया वो कंप्लीटली रूरल डेवलपमेंट पे था ना। ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा रूरल डेवलपमेंट से हटके है, मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट होता है डेवलपमेंट का उसको आगे ग्रो करते हुए ये टॉपिक है। तो कोशिश करना कि दोनों वीडियोस को बैक टू बैक ना देखो। अगर तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी भी हो इस वीडियो की तो कोशिश करना देयर शुड बी अ मार्जिनल गैप। इवन अगर तुम जाके कॉफी बना के आ जाओगे, माइंडसेट तुम्हारा रिफ्रेश हो जाएगा और गर्मा गर्म कॉफी के साथ बैठ के ये मेरा वीडियो देखोगे एक थोड़े से डिफरेंट माइंडसेट के साथ, तो तुम्हें ये चैप्टर और आईडी जैसे टफ सब्जेक्ट ग्रास्प करने में कंपैरेटिवली काफी आसानी होगी। मैंने भी नोट्स कुछ इसी तरीके से बनाए थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, बिल्कुल एक दूसरे डायमेंशन में आ जाओ, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ और जो मैं यहां पे तुम्हें बताते जाऊं उसको ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला इट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्स। अब एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तुम यहां पे सब कुछ लिखा देख ही रहे होगे, देख लो। अगेन मैं बोलूंगा, परेशान मत होना। इफ यू फील कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसे तुम्हें बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इसकी पीडीएफ है, जाओ डाउनलोड करो, उसके बाद मेरा ये वीडियो देखना चालू करो। सो दिक्कत कुछ नहीं है। तुम्हें यह याद रखना है कि चाहे मैं फिर से उसको निकाल लेता हूं स्लाइड को, चाहे असेंबलिंग हो, चाहे स्टोर करना हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, उसको सेगमेंटेशन करना हो, ग्रेडिंग करना हो, पैकेज करना, व्हाटएवर द थिंग रिलेटेड टू मार्केटिंग इज, वो इसके अंदर आ जाएगा एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर। बस कोशिश ये करना जब मैं भी एग्रीकल्चर मार्केट को समझाना चालू करूं तो उसके अंदर क्या कीवर्ड्स में बता रहा हूं या क्या कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं वो दिमाग में बिठा लेना। सेंटेंस का मीनिंग नहीं है, उसके अंदर जो चीज पूछी जा सकती है उसका मीनिंग है। जैसे आता है मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कैसे इंप्रूव करोगे? पहला, रेगुलेटेड मार्केट बनाओ। टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस, हमने क्या किया? रेगुलेटेड मार्केट्स को बनाना चालू कर दिया। इसमें क्या चाहिए था? एक ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, ट्रांसपेरेंट सारा काम हो जो भी हो रहा है, ऐसा ना हो कि बेचारा गरीब किसान आ रहा है उसको वहां पे लूट लिया जाए, ऐसा एग्रीकल्चरल मार्केट नहीं बनाना है, वो भी ध्यान रखा गया। प्रोटेक्ट मार्केट फ्रॉम द मास्टरपीस बोल रहा था, प्रोटेक्ट मार्केट फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस, यानी कोई भी ऐसी धांधली ना हो, कालाबाजारी ना हो जहां पे नुकसान एग्रीकल्चरल फार्मर्स का हो जाए या एग्रीकल्चरल लेबरर्स का हो जाए या उन गरीब मार्जिनल फार्मर्स का हो जाए जो कि एक्चुअल में इन मार्केट को वरदान समझ के बैठे थे कि चलो हमें फसल बेचने के बारे में नहीं सोचना, हमारे पास अब एक मार्केटिंग सिस्टम प्रॉपर अवेलेबल है। फिर भारत सरकार ने भी इसके बाद कसम खा ली कि भैया हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देंगे। अगर एग्रीकल्चर मार्केट्स डेवलप हो गए तो चाहिए क्या? रेलवेज चाहिए, रोडवेज चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, जो गुड्स हैं या जो भी क्रॉप्स हैं हमारी मार्केट तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने कमर कस ली, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा, सब भारत सरकार ने यहां पे प्रोवाइड कराने की कसम खा ली। फिर आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसके अंदर क्या किया गया? जितने भी किसान थे वो चाहते थे कि उनका जो भी क्रॉप है या जो भी उनका प्रोड्यूस जिसे हम कहते हैं उसका उन्हें मार्केट में फेयर प्राइस मिले। ठीक है, तो द एम इज टू रियलाइज द फेयर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स जो भी फार्मर्स बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया? कलेक्टिवली सारे फार्मर्स आपस में जुड़ने लगे कि अगर हम इकट्ठा बेचेंगे तो हमें फेयर प्राइस कंपैरेटिवली मिलेगा। इसके लिए उन्होंने बनाई मार्केटिंग सोसाइटीज।
सारे फार्मर्स जुड़ने लगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने लगे, मार्केटिंग सोसाइटीज फॉर्म करने लगे। वहां से उन्होंने ये कसम खा ली कि जब भी हम बेचेंगे इकट्ठा एक साथ बेचेंगे, सो दैट हम सब अगर इकट्ठा रहेंगे, एक मुट्ठी की तरह काम करेंगे, तो जो हमें एक्चुअल प्राइस चाहिए वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का भी मुझे तुम्हें समराइजेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो यार, भारत सरकार जो है ना, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होती है उसके लिए किसानों को सपोर्ट करना चाहती है, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहती है। उसके लिए भारत सरकार क्या करती है, उसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल दिया। व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन, ऐसी जो प्रोड्यूस है उसको सरकार जो है, दे कैन परचेज एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम द फार्मर्स। अब वो पहले फार्मर्स मार्केट में बेच के देख ले, अगर वो नहीं बेच पाते हैं तो सरकार एक प्राइस तय कर देगी और उस प्राइस पे सरकार खरीदने को तैयार हो जाती है। दैट इज टर्म्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को भी तुम्हें याद रखना है। इन तीनों को मैं समझा देता हूं, इसके अंदर याद क्या क्या रखना है, ध्यान से सुन लो। पहला आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या बोलता है, बहुत लॉजिकल वे में सुनो। सरकार जो है किसानों का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना चाहती है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। सरकार उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीदने के लिए तैयार रहती है। जैसे हो गया व्हीट, राइस, शुगर केन, मेज, ये सारे सरकार खरीदने को रेडिली अवेलेबल रहती है, तैयार रहती है। सरकार क्या बोलती है, मार्जिनल फार्मर से, स्मॉल फार्मर से आप मार्केट में बेच के देख लो। इन केस अगर आप मार्केट में नहीं बेच पाते हो तो सरकार खरीदने के लिए तैयार है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एनी क्वांटिटी। आप कितनी भी क्वांटिटी वो सरकार को बेच सकते हो, किसान के पास पैसा आ जाएगा और हमारे पास बफर स्टॉक मेंटेन हो जाएगा, जो मैं अभी सेकंड वाले में बताने वाला हूं, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अब ये क्या कहता है, देखो यार, सरकार को सरप्लस स्टॉक जो भी आता है, साल भर जो भी प्रोड्यूस होता है उसमें से जो भी सरप्लस बचता है, उससे इनको बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है आपदा विपदा के लिए। अब स्पेशली ये जो बफर स्टॉक मेंटेन होता है, व्हीट और राइस का मेंटेन होता है, इसको सरकार मेंटेन करती है सो दैट आगे चल के कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो उसमें प्राइसेस एकदम से हाइक ना हो जाए, सरकार के पास पहले से बफर स्टॉक मेंटेन हो। नाउ आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें तुमने राशन शॉप्स के बारे में सुना होगा, फेयर प्राइस शॉप के बारे में सुना होगा, जहां अगेन बफर स्टॉक वाली चीज व्हीट, राइस, केरोसिन वगैरह जो है वो मार्केट प्राइस से कंपैरेटिवली चीपर प्राइस पे मिलता है। तीनों का कॉन्टेक्स्ट समझो, तीनों इंटर रिलेटेबल हैं, अलग अलग याद मत रखना मुन्ना मेरे, बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का। फिर से बोल रहा हूं, एक बार सुन लो, झेल लो मेरे को फॉर गॉड सेक। क्या बोला गया, पहले बोला मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें क्या बोला, सरकार एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीद लेगी आपसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, आपके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होना चाहिए बस। उसमें से व्हीट राइस निकल के आया, व्हीट राइस के थ्रू हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं ताकि आपदा विपदा के समय हमारे पास बफर स्टॉक मेंटेन हो, मार्केट में बिना बात के ब्लैक मार्केटिंग चालू ना हो जाए, प्राइसेस एवं बढ़ने ना लग जाए। तीसरा, वही व्हीट राइस और केरोसिन जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है या फिर फेयर प्राइस शॉप के थ्रू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे प्रोवाइड कराया जाता है। चलो फाइनली ऐसे टॉपिक पे आए जहां तुम्हें इतना डिटेल नहीं जाना है, जैसे ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स कौन से हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए, उसके अलावा फार्मर्स को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। पहला आता है ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट। यहां पे जो सब्जी मंडी लगती है उनकी बात चल रही है। फार्मर मार्केट ये कहता है कि आपको मिडिल मैन जो है उसको एलिमिनेट कर दो, फार्मर्स डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेच सके प्रोड्यूस जो भी उनका है। दूसरा आता है अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। ये जो आशीर्वाद आटा आता है, शरबती आटा जो उसका आता है, ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आता है। ऐसे ही काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, डोमिनोज हो गया, उसका तुमने जुबलिएंट फूडवर्क सुन रखा है, ये भी इंडिया से फार्मर्स के थ्रू ही सारे प्रोड्यूस उठाते हैं। फ्रीटोले इंडिया हो गया, लेज के जो चिप्स बनते हैं उसके जो आलू आते हैं, बालाजी चिप्स हो गया, ये भी पोटैटो उठाते हैं। तो ये क्या हो गया, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ अलायंस कर दिया गया है फार्मर्स का, सो दैट ये फार्मर्स अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली कंपनीज को बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डाइवर्सिफाई करने का क्या रीजन है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो तुम्हें फाइनली याद रखने। पहला, ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। देखो डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, फार्मिंग का कोई भरोसा नहीं है कि कितना क्या चले और आपको कितना अर्न करके दे, तो आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है सो दैट एटलीस्ट आपकी लाइवलीहुड चलती रहे। दूसरा, टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल। देखो यार, प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड का मतलब यह है कि इवन अगर आपका एक क्या बोलते हैं उसे, सोइंग सीजन जिसे बोलते हैं अपन, वो सीजन अगर आपका चला गया, आपको सिर्फ क्रॉप को मेंटेन करवाना है, उस टाइम पे आप और भी प्रोडक्टिव वर्क्स कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम हो तो उस टाइम पे आप अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, हिम्मत बांध के रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जस्ट लास्ट टॉपिक के लिए फोकस कर लो, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखो पहला आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम चले जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
दूसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर आप एग्रीकल्चर में हो तो अदर अलाइड एक्टिविटीज में चले जाओ, नॉन फार्मिंग सेक्टर में चले जाओ, सो दैट डाइवर्सिफिकेशन के कारण आपकी लाइवलीहुड चलती रहे। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इसके अंदर सिर्फ एक चीज बोली गई है, आपको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे एंड टू एनेबल रूरल पीपल टू ओवरकम पॉवर्टी थ्रू हायर इनकम। आपकी हायर इनकम हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, सो दैट आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े, साथ साथ में बेसिक नेसेसिटीज भी आपकी फुलफिल हो जाए। ये चैप्टर ज्यादा कुछ लेके नहीं आया था। द ओनली थिंग इज इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए, और मैंने ये 2 पार्ट्स के अंदर एग्जैक्टली बस तुम्हें वही बताया है कि तुम ये पूरा चैप्टर याद ना करते हुए भी याद कैसे रख लो। सो आई होप तुम चैलेंज के बारे में अभी भी जानते होगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाना है, जो तुम्हें अच्छी एमसीक्यू बुक लगती है, अच्छी होनी भी चाहिए, अच्छी बुक से एमसीक्यूज करो, ओसवाल बुक उठा लो, उससे करके देखो, कोशिश करो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, और अगर बनते हैं तो प्लीज यहां आके कमेंट करो। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा कि तुम खुद को मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो। तो मेरे भाइयों, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।